गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। और आज का हमारा जो पर्वत निर्माण का सिद्धांत है वो कोबर का भू अभिनति सिद्धांत, द जियोसिंक्लाइन ओरेगन थ्योरी ऑफ कोबर, जिसकी आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बच्चों, ये वाला जो सिद्धांत है कोबर का जियोसिंक्लाइन थ्योरी या भूसन्नति सिद्धांत, ये भूसन्नति सिद्धांत संकुचन शक्ति पर आधारित सिद्धांतों की श्रृंखला का एक सिद्धांत है। इस श्रृंखला में डाना, ब्यूमॉन्ट, चैम्बरलिन, स्वेस आदि विद्वानों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। हम आज जो बात करेंगे वो कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। बच्चों, ये जो सिद्धांत है वो कोबर ने, जर्मन विद्वान थे कोबर, उन्होंने 1923 में 1923 में दिया। और कोबर का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि प्राचीन जो दृढ़ भूखंड हैं और जो भूसन्नतियाँ हैं उनके मध्य संबंध स्थापित करना है। उनके मध्य क्या संबंध पाया जाता है, ये उनके सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य था। बच्चों, भूसन्नति क्या होती है और दृढ़ भूखंड क्या होते हैं, पहले हम इसके बारे में चर्चा करें। दृढ़ भूखंड ऐसा पार्ट होता है जो कभी भी समुद्र के नीचे नहीं गया हुआ हो, और भूसन्नति जो है वो ऐसा पार्ट होता है, ऐसी स्थलाकृति होती है पृथ्वी की जो लंबा, सकरा और गहरा गर्त होता है। तो इन दोनों के मध्य क्या संबंध है ये स्थापित करना चाहते थे कोबर। और उनका जो सिद्धांत है वो भी संकुचन शक्ति पर आधारित सिद्धांत है। उनका मानना ये है कि पृथ्वी में संकुचन के कारण जो अग्र प्रदेश होते हैं, फोरलैंड्स होते हैं, उनमें गति होती है, और उस गति या मूवमेंट के कारण ही संपीडनात्मक बल जो है, जिसको अपन कंप्रेशनल फोर्स कहते हैं, वो उत्पन्न होता है। और जो जियोसिंक्लाइन या भूसन्नति होती है उसके तलछट में जो है वो उत्थान होता है, अपलिफ्टमेंट होता है, और उस उत्थान से पर्वतों का रूप बनता है या पर्वतों का आकार आता है। बच्चों, कोबर का ये मानना था कि जो वर्तमान पर्वत हैं, स्पेशली वलित पर्वतों की बात करते हैं वो, तो वर्तमान जो वलित पर्वत हैं इनके स्थान पर कोबर ये मानते थे कि पहले भूसन्नतियाँ स्थित थी, जियोसिंक्लाइंस स्थित थी। और भूसन्नतियाँ जो है उनके अनुसार लंबा, सकरा और जलयुक्त गर्त जो है उसको उन्होंने भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन कहा। और उनका ये मानना था कि इनको चारों तरफ से घेरते हुए प्राचीन दृढ़ भूखंड थे, और इन प्राचीन दृढ़ भूखंडों को कोबर ने क्रेटोजन या फोरलैंड या अग्र प्रदेश कहा। अर्थात जियोसिंक्लाइन और भूसन्नति जो है, जियोसिंक्लाइन या भूसन्नति जो है उसके चारों तरफ जो दृढ़ भूखंड थे उनको उन्होंने क्रेटोजन या फोरलैंड कहा। अब कोबर का जो पर्वत निर्माण का सिद्धांत है उसके अनुसार कोबर ने माना कि पर्वत निर्माण की जो प्रथम अवस्था है वो प्रथम अवस्था है जियोसिंक्लाइन की फॉर्मेशन की अवस्था, भूसन्नति के निर्माण की अवस्था। बच्चों, भूसन्नतियाँ जैसा कि हमने बात करी कि लंबे, सकरे, जलयुक्त गर्त होते हैं, और इस भूसन्नति जो है इसमें इसके जो किनारे पर जो दृढ़ भूखंड होते हैं उससे अपरदन की क्रिया, इरोजन के प्रोसेस से जो सेडिमेंट्स होते हैं या तलछट होते हैं वो नदियाँ इन सेडिमेंट्स को इन भूसन्नतियों में लाकर डालती हैं। धीरे धीरे ये जो सेडिमेंट्स हैं, ये जो तलछट हैं, ये एकत्रित होते रहते हैं, और इस क्रिया को हम अवसादीकरण की क्रिया या प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन कहते हैं। इस क्रिया के परिणाम स्वरूप जो भूसन्नति है उसकी तली में जो है भार की वृद्धि होती रहती है, और भार बढ़ने से उसमें क्या होता है, धसाव होता है, अवतलन या धसाव, जिसको अपन सब्सिडेंस या सबमर्जेंस कहते हैं। लंबे समय तक ये जो क्रिया है ये क्रिया चलती रहती है, जिससे भूसन्नति की क्या बढ़ती जाती है, गहराई बढ़ती जाती है। अब बच्चों, भूसन्नति की जो तली है वो धीरे धीरे भार उसमें बढ़ता जाता है, अवसाद की क्रिया से वो धीरे धीरे भूसन्नति एक समय ऐसा आता है जो कंप्लीटली भर जाती है, पूरी भर जाती है। अब भूसन्नति के कंप्लीटली भर जाने से संकुचन शक्ति जो है
उस संकुचन शक्ति का आविर्भाव होता है। वो संकुचन शक्ति या कॉन्ट्रैक्शनल फोर्स जो है वो कार्य करता है और उसकी वजह से क्षैतिज संचलन होता है। क्षैतिज संचलन यानी कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट किस में होता है? उसके दोनों जो किनारे होते हैं, भूसन्नति के जो दो किनारे होते हैं जिनको हम अग्र प्रदेश या क्रेटोजेंस कहते हैं, वो क्रेटोजेंस एक दूसरे की ओर, जैसे संडासी के दोनों किनारे एक दूसरे की ओर खिसकते हैं, वैसे ही ये फोरलैंड या क्रेटोजेंस एक दूसरे के पास में खिसकते हैं और इस अवस्था को हम पर्वत निर्माण की अवस्था कहते हैं। पर्वत निर्माण की अवस्था जो है, उस अवस्था में बच्चों दोनों पार्श्व जब परस्पर निकट आने लगते हैं तो संपीडनात्मक बल के कारण जो भूसन्नति के अवसाद होते हैं, उन अवसादों में, उन सेडिमेंट्स में अब वलन पड़ने लगते हैं। पूर्व के चैप्टर में हमने वलन के बारे में बात करी थी, किस प्रकार फोल्ड बनते हैं। फोल्ड जो है वो चट्टानों के अंदर लहरनुमा मोड़ होते हैं। तो ये अवसाद जो होते हैं उनके अंदर अब क्या लहरनुमा मोड़ पड़ना शुरू हो जाते हैं। इस क्रिया को अपन वलन की क्रिया कहते हैं। बच्चों, भूसन्नति जो है उसके जो दोनों किनारे हैं, उन दोनों किनारों पर वलन की क्रिया होती है और उस क्रिया के परिणाम स्वरूप दोनों किनारों पर दो वलित पर्वत फॉर्म होते हैं। दो वलित पर्वतों का निर्माण होता है और इन दोनों किनारों के पर्वतों को कोबर ने रैंडकेटन नाम दिया। ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो वलित पर्वत हैं उनको कोबर ने रैंडकेटन नाम जो है वो दिया। और इन दोनों पर्वतों के मध्य का जो भाग है वो वलन की क्रिया से अप्रभावित रह जाता है और उस मध्य वाले भाग को उन्होंने मध्य पिंड या श्वासिंज बर्ग का नाम दिया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये कोबर के सिद्धांत में। श्वासिंज बर्ग जो है वो अप्रभावित भाग है जो वलन की क्रिया से प्रभावित नहीं होता और एक मध्य पिंड के रूप में रह जाता है। किंतु बच्चों, ये जो हमने बात करी है, ये बात करी है जब संपीडनात्मक बल कंप्रेशनल फोर्स सामान्य होता है। जब सामान्य होगा तो भूसन्नति के दोनों किनारों पर दो वलित पर्वत बनेंगे और मध्यवर्ती भाग में श्वासिंज बर्ग बनेगा। किंतु जब वलन की क्रिया तीव्र होती है तो पर्वतीकरण की जो क्रिया है वो भी बहुत जटिल हो जाती है और उसमें वलन की भुजाएं टूटकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं तथा नापे की फॉर्मेशन होती है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बच्चों आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। पूर्व काल में टेथिस भूसन्नति के बारे में आप सब जानते हो। टेथिस भूसन्नति थी, उसके उत्तर की ओर अंगारालैंड नामक अग्र प्रदेश था तथा दक्षिण की ओर गोंडवानालैंड नामक का अग्र प्रदेश था। इन दोनों के मध्य बच्चों, इन दोनों के मध्य पिंड जो था, इन दोनों के मध्य